रायपुर राज्य में हरिया नाम का एक चालाक मगर छोटा चोर था। वह चोरी में माहिर था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा धोखा दे जाती। उसकी हर चोरी में कुछ न कुछ गलत हो जाता और उसे या तो मामूली सामान मिलता या पकड़े जाने का खतरा मंडराने लगता। एक रात हरिया गांव के सबसे बड़े साहूकार के घर चोरी करने गया। बड़े ध्यान से उसने घर की खिड़की से अंदर घुसा और अलमारी की तलाशी ली। उसे एक भारी पोटली मिली। वाह 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 वाह, अब किस्मत का ताला खुला ना। हाँ, इसमें जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। चलो अब इस पोटली के साथ रफू चक्कर हो जाता। चल। फिर हरिया वो पोटली लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। ओफो, ये चोरी करना ना, अरे रे सच में बहुत मुश्किल काम। हर कदम पे लगा रहता है कि अभी कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कोई क्या बोलेगा मिल गया तो। हाँ, उस गली का वो कुत्ता भी न जाने क्यों भौंकने लगा था। अरे जैसे सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर हंस रहा हो। भाऊ 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 भाऊ, बड़ा आया। चलो अब जल्दी से देखते हैं कि जान जोखिम में डालने के बाद आखिरकार मुझे क्या मिला, मैंने क्या हासिल किया। हरिया जैसे ही अपनी पोटली में देखता है तो अंदर सिर्फ 4 पुराने पीतल के बर्तन पड़े थे। हैं? ये क्या? इतनी मेहनत करने के बाद ये निकला? अरे 4 पुराने पीतल के बर्तन। अरे ये तो मेरा जैसे मजाक उड़ा रहे हो। सोच रहा था सोने चांदी के गहने या नोटों की गड्डियां निकलेंगी पोटली में, और ये क्या, यहाँ तो ये खटारा जैसे बर्तन मिले। मुझे तो लगता है कि इस गांव में अब कुछ बचा ही नहीं है चुराने के लिए। हाँ, अब मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा, वहाँ किस्मत आजमाऊंगा। यहाँ की गलियों में तो बस वक्त बर्बाद हो रहा है, और अगर किसी दिन किसी ने देख लिया तो नाम अलग से खराब होगा। हाँ, अगली बार ज्यादा होशियारी से काम करना होगा। अब इस नुकसान की भरपाई तो वहीं से करूंगा। हाँ। अगले दिन हरिया ने फैसला किया कि वह दूसरे गांव शिवपुर चला जाएगा। हाँ, शिवपुरी की बातें सुनी हैं, वहाँ अमीर लोग रहते हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहाँ की गलियां जरूर सोने जैसी चमकती होंगी। हाँ। अगले दिन हरिया अपनी पोटली में मामूली सामान लेकर शिवपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला जो देखने में किसी चालाक चोर जैसा लग रहा था। अरे 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 भाई, कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज है। ऐसा क्या हो गया भाई? अरे मत पूछो, पूरी रात जोखिम में डालकर चोरी की और बदले में क्या मिला है? पुराने पीतल के बर्तन। अरे क्या बताऊं, मेहनत तो मैंने ऐसी की थी जैसे खजाना लेकर लौट रहा हूं, लेकिन जब पोटली खोली तो निकला ऐसा माल कि रोने का मन कर रहा था। वैसे भैया तुम कौन हो और कैसे जानते हो कि मेरी किस्मत खराब है? मेरा नाम मोहन है। मैं भी वही काम करता हूँ भैया जो तुम करते हो, और तुम्हारी चाल देखकर समझ गया कि तुम भी मेरी तरह एक चोर हो। क्यों, सही कहा ना? हाँ, हो सकता है। खैर वो सब छोड़ो, मैं शिवपुर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ के लोग बड़े अमीर हैं और वहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। अरे तो तुम भी मेरी ही तरह हो। वैसे अकेले जाना ठीक नहीं है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें? क्या कहते हो? मिलजुल कर बड़ा हाथ मार सकते हैं। बोलो। साथ मिलकर, ये तो ठीक है, लेकिन हिस्से का क्या होगा? अरे मतलब अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों का हिस्सा बराबरी से बटेगा ना, या फिर कोई एक ही सब कुछ ले जाएगा या दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा? क्या होगा? क्या, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। बताओ जरा क्या होगा?
अरे क्या होगा क्या, जो भैया मिलेगा आधा आधा कर लेंगे, ये हो गया तय। लो, लेकिन मेरा एक सुझाव है, पहले थोड़ा वक्त गांव के हालात समझने में लगाते हैं। वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हालात हैं, और क्या हमें सचमुच कुछ फायदा होगा या नहीं, ये सब देख लेना चाहिए। फिर हम अपनी योजना बनाएंगे ताकि कोई गलती ना हो। क्या कहते हो, सही रहेगा ना? बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। शिवपुर पहुंचकर दोनों ने गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। दोनों दिन में आम आदमी की तरह रहते और रात में चोरी की योजना बनाते थे। हरिया, सुना है यहाँ जमींदार का घर सबसे बड़ा है। उसकी तिजोरी सोने चांदी से भरी रहती है। अगर एक बार उस पर हाथ साफ कर लिया, हा, जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं। क्या कहते हो? आज का दिन ही चोरी के लिए सबसे ठीक होगा मोहन। और सुना है आज गांव में बड़ा उत्सव हो रहा है। अरे सब होंगे गांव वाले मंदिर में, नाच गाना कीर्तन इसमें लगे हुए होंगे। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उनके वापस लौटने से पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। क्या कहते हो, तैयार हो भैया? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है। अब हमें जल्दी से जमींदार के घर की ओर निकलना चाहिए। ये समय सही है, चलो। फिर हरिया और मोहन जमींदार के घर की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा और गांव के उत्सव का शोर उनके लिए सहारा बना। जमींदार का बड़ा और शानदार घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों ने सावधानी से अंदर घुसकर सोने चांदी की कीमती चीजें चुरा लीं। काम खत्म होते ही दोनों अपने घर की ओर लौट आए। देखा, अरे देखा हरिया, देखा देखा, हमें आज कितना सोना मिला है। ये हुई न बात। सच में आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई यार। इतनी दौलत का तो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। हाँ, अब सोच क्या रहे हो? इन पैसों से अपनी जिंदगी बदल दूंगा मैं तो। तुमने सही कहा था, आज का दिन सबसे सही है। मजा आ गया। हाँ मोहन, हाँ। किस्मत तो वाकई खुल गई। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। सोच, अगर एक रात में इतना कुछ मिल सकता है तो और कितनी रातें ऐसी होंगी। अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो पूरे गांव की दौलत हमारी हो सकती है। फिर हमें कभी किसी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे हरिया, इतना काफी नहीं है क्या? ये जो हमने आज किया है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर बार बार ऐसा करेंगे ना तो पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। और मुझे तो लगता है कि हमें इस दौलत को सही जगह लगाना चाहिए और अपनी जिंदगी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। देख भैया, लालच ठीक नहीं है हरिया। जो मिल गया वो ठीक है। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो मोहन। लालच में पड़ना सही नहीं है। जो मिला वही बहुत। चलो। अगले दिन गांव में ढिंडोरा पीटने लगता है। सुनो सुनो सुनो, जमींदार के घर चोरी हो गई है। सोने चांदी और कीमती सामान चोरी हो चुका है। जमींदार ने ऐलान किया है कि जो भी चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। हाँ तो भाई सुनो मोहन, हमें जल्दी से जल्दी चोरी किया हुआ सामान कहीं छुपाना होगा। अरे अब तो पूरे गांव में चोरी के बारे में सबको पता चल चुका है। हमें सामान छुपाने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हरिया। अब हमें सचमुच जल्दी और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस समय हमें सामान को कहीं गहरे और सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। हमें एक काम करना चाहिए। घर के पीछे पुराने बगीचे में एक गहरा गड्ढा खोदते हैं। सारा चोरी किया हुआ सामान
उसमें डालकर अच्छे से ढक देते हैं। फिर उसके ऊपर एक पौधा लगा देते हैं, बस, ताकि किसी को शक ना हो। पौधा ऊपर होने से किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। क्या कहते हो? फिर दोनों ने मिलकर सारा सामान गड्ढे में डाल दिया और अच्छे से मिट्टी से ढक दिया। उसके ऊपर एक ताजे पौधे को लगा दिया। पौधे के ऊपर से मिट्टी को ठीक से समतल किया ताकि किसी को भी शक न हो। अगले ही दिन से जमींदार के सैनिकों हर घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कौन हो तुम और इस गांव में क्यों आए हो? बोलो। हम क्या है कि पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी और फसलें नहीं उग रही थी। लोग रोजगार के बिना परेशान, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि कुछ काम मिल सके और अपनी जिंदगी सुधार सकें। हम किसी बुरे मकसद से नहीं आए हैं, बस मेहनत करने की सोच कर आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें जमींदार का आदेश है, इसलिए हम इस घर की तलाशी लेना चाहते हैं, समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। ले लीजिए, ले लीजिए। फिर सैनिकों ने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। फिर वो सैनिक वहां से चले जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद हरिया और मोहन ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि एक और बार उन्होंने मुश्किल से बचकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। मोहन, आज तो जैसे तैसे बच गए। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ हरिया, इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार क्या होगा? अब हमें समझदारी से काम लेना होगा और कहीं दूर छिपकर अपनी जिंदगी बितानी होगी। लेकिन सबसे पहले वो चोरी का सामान, क्या हम सच में उसे छोड़कर जा सकते हैं क्या? सोचो। हाँ, वो सामान तो बहुत कीमती है, लेकिन मोहन भाई, अब तो हमारी जान पर बनाई है। जान सलामत तो सब सलामत। हाँ, हमें वो सामान छोड़ना होगा। हमें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना होगा, समझे? दोनों ने तय किया कि अब चोरी के सामान को छोड़कर बिना किसी और बुरे काम में शामिल हुए नई शुरुआत करेंगे। मोहन, हमें अब अपना रास्ता बदलना होगा। ये चोरी, ये भाग दौड़, हम कभी किसी को खुश नहीं कर सकते इससे। अगर हमें अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर लाना है, तो ये सब छोड़ना होगा। तुम ठीक कहते हो हरिया। ये सब से पीछा छुड़ाने का अब समय आ गया है। अब हम नए रास्ते पर चलेंगे, जहां हम अपनी मेहनत से कुछ बना सकें। दोनों ने सारा सामान वहां छोड़ दिया और रात में चुपके से वहां से निकल गए। अगले दिन जमींदार को पता चलता है कि उसके गांव से 2 लोग चले गए हैं। तुरंत जमींदार सैनिकों के साथ उस घर की तलाशी लेने चले जाते हैं। जमींदार को घर के अंदर कुछ नहीं मिलता है। वो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे एक सैनिक बुलाता है। जमींदार साहब, यहाँ ये देखिए, मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है? बताओ जल्दी से। क्या चोरी हुआ सामान मिला क्या? नहीं, यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है। अरे कोई भी लोग घर के पीछे पौधा नहीं लगाते। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है जमींदार साहब। जैसे ही सैनिकों ने वो पौधे को निकाल कर देखा, तो उसे जमींदार के घर से चोरी हुए सारा सामान मिल गया। हाय, क्या बताऊं, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है और मेरे पास कोई कीमती चीज भी नहीं है जिसे बेचकर पानी ला सकूं। पता नहीं हमारे राज्य को कौन सा श्राप लग गया है, जिसकी वजह से बारिश ही नहीं हो रही है। एक बूंद पानी भी अब गांव में नहीं मिल पा रहा है। एक समय था जब हमारे राज्य में तालाब, नदी, नाला सब भरा रहता था, और एक दिन आज है
जो एक बूंद पानी के लिए पूरा गांव तड़प रहा है। हाँ भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। पता नहीं कब हमारे गांव में बारिश होगी। बारिश नहीं होने के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। महाराज, बारिश नहीं होने के कारण अब हमारे राज्य में लोग मरने भी लगे हैं। जितने भी पानी कुएं में थे उसमें भी अब पानी सूखने लगा है। पानी का संकट बहुत बढ़ गया है। कुछ कीजिए महाराज, वरना हमारे राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा महाराज। पता नहीं ये कैसा संकट है, हमें इसका कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा मंत्री जी। तभी राज्य के अंदर एक बुढ़ी औरत आती है। बताओ माँ जी, क्यों आए हो इस महल में? पीने का पानी लेने आए हो क्या? नहीं महाराज, मैं तो इस पानी की समस्या का हल बताने आई हूँ। बताओ क्या उपाय है माँ जी, मुझे तो कोई उपाय नहीं मिल रहा। इस राज्य से थोड़ी दूर जो घना पुराना जंगल है, उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है। जैसे ही तुम उस पेड़ के पास जाओगे, वो तुम्हें 2 पहेलियां पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो वो आगे का रास्ता बता देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, इस समस्या का उपाय देने के लिए। फिर बुढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। बताओ कौन तैयार है जो इस राज्य को बचाने के लिए उस पुराने जंगल में जाएगा? राजा की ये बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। कोई भी लोग उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है महाराज? मंत्री जी, आपको पता ही है, अगर हमें पानी की समस्या को दूर करना है तो हमें उस पुराने जंगल में जाना होगा। पर कोई भी लोग उस जंगल में जाना नहीं चाहते। हाँ महाराज, क्योंकि वो जंगल बहुत पुराना और खतरनाक है। पर मंत्री जी, मैं हमारे राज्य के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही उस जंगल में चला जाता हूँ। तभी महाराज के पास राजकुमार आता है। पिताजी, आप उस जंगल में मत जाना। किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा, वरना सब लोग ऐसे ही पानी के बिना मर जाएंगे। अगर पिताजी आप चले जाएंगे तो इस राज्य को कौन संभालेगा? इसलिए मैं उस जंगल में जाऊंगा पिताजी। नहीं बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक है। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, इस समस्या का हल लेकर ही आऊंगा मैं भी एक राजा का बेटा हूँ, मुझ पर भी राज्य को बचाने की जिम्मेदारी है पिताजी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस समस्या का समाधान जरूर निकाल लोगे। फिर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कई देर चलने के बाद आखिरकार राजकुमार को वो पुराना पेड़ मिल जाता है। मुझे तो लगता है कि ये वही पेड़ है जो लोगों से बात करता है। क्यों आए हो यहाँ राजकुमार? मैं आपके पास हमारे राज्य की समस्या का समाधान मांगने आया हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? मदद तो मैं करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 2 पहेलियों का सही जवाब देना पड़ेगा। और हाँ, अगर गलत जवाब दिया तो तू हमेशा के लिए तोता बन जाएगा। हाँ।
मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, क्या है तुम्हारे सवाल? काली माटी में रंग बिरंगे फूल, पानी से वो नहीं जीता और हवा से नहीं सूखता, तो बताओ वो कौन सा चीज है? इसका जवाब है आंखें। काले रंग की माटी का मतलब आंखें के अंगदार का काला रंग, और रंग बिरंगी फूल का मतलब आंख में विभिन्न रंग की उपस्थिति। फिर पानी से ना सजे का मतलब उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरी लाइन जो हवा से ना सूखे का मतलब वो हवा से कभी नहीं सूखती। वाह राजकुमार, तुमने पहले सवाल का जवाब तो सही दे दिया है। अब आखिरी सवाल। सफेद चादर पर सफेद फूल, ना धूप से जले ना पानी से भीगे। इसका जवाब है चांद, क्योंकि चांद की रोशनी सफेद होती है और वो ना धूप से बदलती है और ना ही पानी से भीगती है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हमारे राज्य में कई सालों से बारिश ही नहीं हो रही। इसके कारण हमारे राज्य में सारा पानी खत्म हो गया है। पानी नहीं मिलने के कारण हमारे राज्य में कई लोग मर रहे हैं। तो मुझे इसका उपाय बताओ पेड़। मुझे इसके बारे में ज्यादा ख्याल नहीं है, पर एक जादूगर है जो इसका हल निकाल सकता है। मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूँ। जी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मेरी जादुई शक्ति से तुम्हें जादूगर के पास भेज दूंगा। आप बस अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही राजकुमार अपनी आंख खोलता है तो वो स्वयं को जादूगर के पास पाता है। आइए आइए राजकुमार, आपको जरूर उस पेड़ ने भेजा होगा। हाँ, उसकी मदद से ही मैं आपके पास पहुंच पाया। आप मेरी मदद कीजिए जादूगर। जरूर राजकुमार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या हुआ? हमारे राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हो रही, जैसे किसी का श्राप लग गया हो। आप इसका उपाय बता सकते हो जिससे बारिश फिर से होने लगे? रुको, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। ओह, ऐसी बात है। क्या हुआ है हमारे राज्य को? जल्दी से बताओ मुझे। एक तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके बारिश को रोक रखा है। मैं अभी जाकर उस तांत्रिक को खत्म कर देता हूँ। बताओ वो कहाँ पर है? हाँ, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, पर वो तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसके पास कई सारी काली शक्तियां हैं। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सारे मासूम लोगों की बलि चढ़ाई है। जादूगर, कोई तो उपाय होगा जिससे हम उसे हरा सकें। हाँ, एक उपाय है। अगर हमें उसका ताबीज मिल जाए तो बात बन सकती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो ताबीज कोई आम ताबीज नहीं, उसमें ही सारी शक्तियां हैं जिससे वो अपने गले में पहनता है। वो ताबीज में असीम शक्तियां हैं। जब तक उसके पास ताबीज रहेगा तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर वो ताबीज टूट जाए तो वो सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो साधारण मनुष्य बन जाएगा। तो हमें किसी तरह उस ताबीज को उसके गले से निकालना है। हाँ, परंतु ये इतना आसान नहीं है। तांत्रिक की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो अपने आसपास एक अदृश्य ढाल बना रखा है। वो ढाल किसी भी साधारण हथियार से नहीं टूट सकता। वो ढाल को तोड़ने के लिए एक खास तरह की तलवार का उपयोग करना होगा जो काले जादू को काटने में सक्षम हो। तो वो तलवार कहाँ मिलेगी? बताओ मुझे आप। वो तलवार
किसी भी साधारण स्थान पर नहीं मिलेगी। उसे पाने के लिए तुमको ज्वालामुखी वाली गुफा में जाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ वो तलवार को लाने के लिए, पर मैं ज्वालामुखी के आग से कैसे बचूं? वो बताओ मुझे आप। वो ज्वालामुखी की आग से डरना नहीं, तुम्हें बिना डरे उसके ऊपर से चले जाना है। तुमको कुछ नहीं होगा। अगर डर गए तो वहां पर ही जल के भस्म हो जाओगे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर। तुम्हारा समय बर्बाद ना हो, इसलिए आपको सीधा गुफा के पास भेज देता हूँ। रुको। अरे ये गुफा में तो चारों ओर आग ही आग है, पर मुझे डरना नहीं है। किसी भी हालत में मुझे वो तलवार हासिल करनी है। हाँ। फिर राजकुमार गुफा के अंदर चले जाते हैं। ठहरो, कौन हो तुम और इस तलवार को क्यों ले जाना चाहते हो? देखो, मैं राजकुमार हूँ और मैं मेरे राज्य को तांत्रिक के आतंक से मुक्त दिलवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये तलवार लेकर जा रहा हूँ। इस तलवार को केवल वो ही उठा सकता है जो दिल का सच्चा और साहसिक हो। क्या तुम में ये सारे गुण हैं? मैं हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता हूँ। मैं अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए मेरी जान भी दे सकता हूँ। हाँ। फिर वो तलवार राजकुमार के पास चली जाती है। ये तलवार की शक्ति अपार है। अगर तुम्हारे मन में डर आया तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी और वो तांत्रिक तुमको एक पुराने खंडहर में मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुफा। अब मैं चलता हूँ। फिर राजकुमार वो तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है कि वो पुरानी खंडहर यही है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ। तो आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। पर तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे राजकुमार। अब तक तुमने बहुत पाप कर लिया। अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंत आ गया है तांत्रिक। मेरी शक्तियां असीम है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। राजकुमार जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तांत्रिक के ऊपर एक कवच आ जाता है। राजकुमार वो तलवार को निकालता है और कवच को तोड़ देते हैं। असंभव, ये कैसे हो सकता है? इस कवच को तोड़ना नामुमकिन है। फिर भी तुमने कैसे तोड़ा? क्या हुआ तांत्रिक, तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही क्या? हाँ? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? वहां पे देखो, कौन आया? जैसे ही तांत्रिक वहाँ पे देखता है, तुरंत राजकुमार वो ताबीज ले लेता है। जैसे ही ताबीज तांत्रिक के गले से निकल जाता है, तुरंत राज्य में बारिश होने लगती है